नमस्कार, मैं डॉक्टर डेजी कुजूर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय कोरबा से। आज मैं एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो व्याख्यान लेकर आई हूँ। यह हमारा आज के वीडियो व्याख्यान का विषय है छायावादोत्तर काव्य, जो कि एमए चतुर्थ सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत इकाई 4 जिसमें हमें विभिन्न छायावादोत्तर कवियों का सामान्य अध्ययन करना है, जिसमें आज हम गजलकार दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दुष्यंत कुमार के बारे में जानने से पहले आइए हम उनका जीवन परिचय जान लें। दुष्यंत कुमार त्यागी का जन्म 1 सितंबर 1933 को राजपुर नवादा बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु भोपाल मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर 1975 को हुई। उनके पिता का नाम चौधरी भगवत सहाय त्यागी था और उनकी पत्नी श्रीमती राजेश्वरी। उनके 2 पुत्र हैं, आलोक त्यागी और अपूर्व त्यागी। उन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों कस्बों में किया है और उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की है। मुरादाबाद से उन्होंने बीएड किया। आइए अब हम देखते हैं दुष्यंत कुमार त्यागी के प्रमुख कृतित्व। उनके काव्य संग्रह हैं सूर्य का स्वागत, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ, आवाजों के घेरे 1963 और जलते हुए वन का बसंत 1999 में हुआ। उनके नाटक में है एक कंठ विष पाई, जो कि काव्य नाटक है, और दूसरा नाटक है मसीहा मर गया। उन्होंने अपने 42 वर्ष के जीवन के सफर में 3 उपन्यासों की भी रचना की है। छोटे छोटे सवाल, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ है, आंगन में एक वृक्ष का प्रकाशन उनकी मृत्यु उपरांत 1979 में, और दुहरी जिंदगी। उन्होंने एक एकांकी भी लिखी है जिसका नाम है मन के कोण। उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है हिंदी साहित्य जगत में, जो उन्हें विशेष स्थान प्राप्त हुआ है, वो उनके गजल संग्रह साय में धूप के लिए हुआ है, जिसका प्रकाशन 1975 में दुष्यंत कुमार त्यागी के द्वारा ही किया गया। उन्होंने कई आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं एवं कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक परिचय। अपने जीवन के मात्र 42 वर्ष के सफर में बहुमुखी प्रतिभा के धनी दुष्यंत कुमार ने हिंदी साहित्य के लगभग सभी विधा पर अपनी लेखनी चलाई। कविता, नाटक, उपन्यास, एकांकी आदि। वे नई कविता के प्रतिष्ठित कवि तो थे ही, किंतु अपनी गजलों के लिए उन्हें विशेष ख्याति मिली। उनका एक ही गजल संग्रह साय में धूप प्रकाशित है, जिसमें 52 गजलें संकलित हैं। इस गजल संग्रह ने हिंदी साहित्य जगत में गजल को नई दिशा दी और आज के गजलकारों के लिए वे आदर्श बने। उनकी गजलों ने विस्तृत भावभूमि दी और सशक्त शिल्प को प्रतिष्ठित किया। आइए अब हम दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषताओं पर एक दृष्टि डालते हैं। जैसा कि यदि हमें किसी कवि की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करनी होती है तो हम उसके भाव पक्ष और कला पक्ष पर ध्यान देते हैं। पहले हम भाव पक्ष पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने अपने काव्य संग्रह में, अपने काव्य में, अपने गजल में आम आदमी की पीड़ा का वर्णन किया है। इसीलिए जन जन की जुबान में उनकी गजलें आज भी बसी हुई है। आम आदमी की पीड़ा को उन्होंने स्वयं भोगा और उसे उतने ही भावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त भी किया है।
उनकी गजलों में सामाजिक सरोकार हुआ करता था और जनवादी चेतना गूंजती थी। उनके समय में देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ था और वे सरकारी कर्मचारी थे। मध्य प्रदेश भोपाल में भाषा विभाग में वे सहायक संचालक के पद पर पदस्थ थे। एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से शासन के विरुद्ध अपनी कलम चलाई। उनकी गजलों में देश की तत्कालीन व्यवस्था का सजीव चित्रण हुआ है, जिसे आज भी हम अनुभव कर सकते हैं। उनकी गजलों में आधुनिकता बोध है, जो कि तत्कालीन समाज की जो विद्रूपताएं थी उसका चित्रण किया हुआ है। एक भारतीय संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति की घुसपैठ उस दौरान हो रही थी, उस पर उन्होंने अपनी कलम चलाई। आधुनिकीकरण और मशीनीकरण ने व्यक्ति को बिल्कुल अकेला कर दिया था। भीड़ में खुद को तलाशने की पीड़ा, अकेलापन, कुंठा और निराशा से बंधे आधुनिक मानव की स्थिति का चित्रण उनकी गजलों को नई भावभूमि देती, जो कि समाज को भी दिशा दिखाने में मददगार होती। दुष्यंत कुमार त्यागी वास्तव में आशावादी दृष्टिकोण के व्यक्तित्व हैं। उनकी गजलों में केवल हताशा और निराशा है ऐसा नहीं है, बल्कि उस हताशा और निराशा से निकलने के रास्ते भी उनके पास मौजूद हैं। उनकी गजलें आम आदमी के लिए प्रेरणास्पद रही। उनके व्यक्तित्व का अहम पहलू है उनका जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण। उनके समय में देश तमाम परेशानियों, निराशाओं, विषमताओं, राजनीतिक उथल पुथल, अस्थिरता, लोगों में नैतिक पतन, बाजार में मंदी, भ्रष्टाचार जैसे दंश पूरा देश झेल रहा था। फिर भी दुष्यंत कुमार के हौसले बुलंदी पर थे। इसी वजह से उनके शेर में उनका यह आशावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तभी तो आज भी ये शेर युवाओं की पसंद है। कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से। उनकी कविताओं में श्रृंगारिकता को भी देखा जा सकता है। श्रृंगारिकता गजल का प्राण तत्व है एवं इससे गजल में शोखी और गजलियत के तत्वों में बढ़ोतरी होती है। दुष्यंत कुमार की कलम से विरोधी प्रवृत्ति वाले गजलों के साथ साथ श्रृंगारिक गजलें निकली हैं। उनके वर्णन में नवीनता है, नया जोश है, पिया की नई परिभाषा भी है और नए उपमान भी है। आइए अब हम दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत उनके काव्य में जो कला पक्ष है उस पर चर्चा कर लेते हैं। गजल लेखन के पूर्व वे नई कविता के शीर्षस्थ कवि थे। उन्होंने नई कविता की एक रसता से नाता तोड़कर अधिक संप्रेषणीय शैली गजल विधा को अपना हथियार बनाया और उससे उन्होंने सहृदय के हृदय को घायल किया। उनकी भाषा में उर्दू शब्दों के प्रयोग के बावजूद हिंदी भाषा की प्रकृति के अस्तित्व को बनाए रखा। उन्होंने उर्दू शब्दों का खुला इस्तेमाल किया, परंतु उसे हिंदी की प्रकृति में ढालकर किया। उनकी गजलों की भाषा आम बोलचाल की भाषा है। इसी वजह से उनकी गजलें आम लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है। हिंदी उर्दू की गंगा जमुनी संस्कृति की भाषा रही है, जो आगे चलकर काफी चर्चित भी हुई। उनकी गजलों में संस्कृतनिष्ठ या परिनिष्ठित हिंदी भाषा का प्रयोग भी हुआ है। साथ ही साथ अरबी फारसी शब्दों का हिंदीकरण उनके द्वारा किया गया। ये उनकी जो भाषा है वो न केवल गजलों के लिए थी, बल्कि उनके काव्य को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया है। छंद विधान। गजल की एक प्रमुख शर्त होती है कि उसमें लिरिक हो। लिरिक एक विधा है
और गजल में छंदों का बंधन होना इसकी पहली शर्त है। इस बात को दुष्यंत कुमार ने भली भांति समझ लिया था और उसको बड़ी सावधानी से अपने गजलों में प्रयोग भी किया। उनके काव्य में बिंब योजना भी है। उनका एकमात्र गजल संग्रह साय में धूप में विभिन्न प्रकार के बिंबों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इस कारण उनकी गजलों में अधिक पैनापन, रवानी एवं ताजगी आ गई। श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब, प्राकृतिक बिंब, धार्मिक बिंब, ध्वनि बिंब आदि का प्रयोग उनके गजलों में देखा जा सकता है। उनके काव्य में प्रतीक योजना भी है। विभिन्न प्रतीकों का उन्होंने सार्थक प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से उनके गजल में रवानी एवं चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न हो गया। प्रतीकों के कारण उनकी गजलों में गागर में भावों और विचारों का सागर समाहित हो गया है। उन्होंने बहुत नए नए प्रतीकों का प्रयोग कर बड़ी बड़ी बातों, घटनाओं, सामाजिक विद्रूपताओं, राजनीतिक घोटालों, आर्थिक विषमताओं को सीमित क्षेत्र में बहुत ही प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनकी प्रतीक योजना आधुनिक एवं अद्वितीय है। उन्होंने अपने काव्य में नए नए प्रयोग किए हैं। गजल शिल्प को जहां मानक स्वरूप प्रदान किया, वहीं कई विधि का भी उन्होंने प्रयोग किया। भावों में, अभिव्यक्ति शैली में, उपमानों में, बिंब एवं प्रतीकों में, यहाँ तक कि छंदों में भी उन्होंने नए प्रयोग किए। गजल के पारस्परिक कथ्य में नवीनता लाई, प्रगतिवादी चेतना को गजलों का मुख्य हथियार बनाया, नई कविता की कहन को भी इसमें इस्तेमाल किया, अभिव्यक्ति में अत्यधिक सरलता परंतु भावों में संश्लिष्टता संगोफित, नए नए उपमानों, सुंदर सुंदर प्रतीकों के माध्यम से सामाजिक स्थितियों पर करारे व्यंग्य के साथ नए नए बिंबों को भी प्रस्तुत किया है और नए और बिरले छंदों का भी उपयोग किया है। दुष्यंत की प्रयोगधर्मिता अत्यधिक शक्तिशाली है, जिसने गजल की बढ़ती हुई दिशा के कई कपाट खोले हैं। धन्यवाद।